किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हम उस चीज के अंदर घुस जो प्लांट जिनको हम खाते हैं या मेडिसिनल में यूज करते हैं उन प्लांटों को कहते हैं हर्ब। पढ़ने की चाहत पैसों ने तबाह। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर घुसने से पहले हम पढ़ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजी जो वर्ड है ये आपका रिलेट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन रिलेट करता है ये करता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कैरेक्टराइज करने का काम करता है, ठीक है। कैरेक्टराइज करने का काम करता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था वो अभी हम बताते हैं आपको। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल एक बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट थे। तो हमको सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने क्या दिया था? एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को दो पार्ट में बांट दिया था। प्लांट को उन्होंने हर्ब, शब और ट्री में बांट दिया था, और एनिमल्स को उनके ब्लड के हिसाब से कैरेक्टराइज कर दिया था। उनके ब्लड के हिसाब से, जिनमें रेड ब्लड होगा, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड। अब रेड ब्लड वाले इंसान तो आप जानते हैं हम ही होते हैं, इंसान होते हैं। और नॉन रेड ब्लड वाले जैसे स्नेल तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो हर्ब क्या होता है? जो प्लांट जिनको हम खाते हैं या मेडिसिनल में यूज करते हैं उन प्लांटों को कहते हैं हर्ब। शब यानी झाड़ियां, और ट्री जो होता है पेड़, किसी भी चीज के पेड़ होते हैं, जो कोई भी फल, कोई भी किसी भी चीज का पेड़। और एनिमल्स जैसे हम रेड ब्लड में आ जाते हैं, और नॉन रेड ब्लड में स्नेल आ जाता है। स्नेल हो गया और भी ईटीसी, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल ने इन दो पार्टों में इनको डिवाइड कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि और प्लांट और एनिमल्स इन चीजों में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इस चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए, मतलब ये क्राइटेरिया उन पर काम ही नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया? लीनियस के द्वारा। लीनियस तो हमारे बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहले चैप्टर में भी बहुत अच्छा सा हमको बहुत अच्छे से दिया था। किसने दिया गया? लीनियस दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किसमें? प्लांटी यानी प्लांट और एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने प्लांट और एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स निकले। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया? क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की उन्होंने डिस्कवरी नहीं कर पाई। उन्होंने कंफर्म नहीं कर पाया कि यूकैरियोटिक सेल किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल किस में आएंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं यूकैरियोटिक होता क्या है। क्योंकि बच्चों किसी भी चीज का आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हम उस चीज के अंदर घुसेंगे। तब आप अगर किसी को समझाएंगे या किसी को बताएंगे तो आपको भी रुचि होगी, आपको भी समझाने में मजा आएगा। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल पाया जाता है। जैसे प्रोटिस्टा एक सिंगल सेलुलर है, मतलब उसमें एक यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पाया जाता है, एक ही सेल से हल्के हल्के करके डिवाइड होते रहता है, ठीक है। जैसे यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें सिंगल सेल पाया जाए, फिर उसके बाद आता है प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर।
यानी जिसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। अच्छा आप बच्चों एक बात बताइए मेरे को, बच्चों नहीं दोस्तों, बच्चों नहीं बोलूंगा मैं आपको, आप मेरे बराबर के हैं तो मैं आपको दोस्त बोलूंगा। अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए कि हम ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर, या यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक? आप जल्दी से मेरे को कमेंट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अगर मेरे को समय मिलेगा तो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। तो फिर ये आया, इनके भी डॉर्बैक से निकल गए। फिर उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। किसने? किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने। अब इन्होंने R.H. व्हिटेकर कब दिया था? 1969। बच्चों दोस्तों सॉरी, हमको ये डेट भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के पेपर में कई बार पूछ लेता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए पूछ लेता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा गया, तो आपको पता है एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक है। अब इन्होंने दिया तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया, तो इसका क्राइटेरिया है, यानी जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो क्या क्या दिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ते हैं? क्राइटेरिया। तो जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या क्या दिया गया है देखते हैं। तो जब जो क्लासिफिकेशन है उसका क्राइटेरिया दिया गया है, पहला सेल का स्ट्रक्चर, यानी जो क्लासिफिकेशन होगा वो सेल के स्ट्रक्चर पे भी बेस होगा, और किस किस पे होगा वो भी हम पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं। तो पहला क्राइटेरिया ये है। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो न्यूट्रिशन से है, कि जो क्लासिफिकेशन होगा वो न्यूट्रिशन के बेस पे भी ओबे किया जाएगा। जो तीसरा है वो रिप्रोडक्शन से है, ठीक है, यानी प्रजनन से। और जो चौथा है, इसको मिटा देता हूँ, नहीं है, नोट्स बनाते रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी मिटा दे रहा हूँ, बीच में पॉज कर करके आप नोट्स बना। थैलस, जो थैलस होगा, जिनके अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो भी किसमें? क्लासिफिकेशन में माने जाएंगे, उसको भी ओबे किया जाएगा। ठीक है, तो इतना पढ़ लिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के द्वारा 5 चीजें दी गई है। कौन कौन सी? पहले हम उसका चार्ट बना लेते हैं। 5 किंगडम, पहला है मोनेरा, फिर उसके बाद आता है प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद आता है फंगी, जो काय आपने लगी भी देखी होगी, नदियों में कभी दिखाए होंगे तो फंगी। जो तीसरा आता है प्लांटी, चौथा आता है, ये 5 दिए गए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ते हैं, और अगली वीडियो में हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो देखना जरूर मत भूलिएगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो ह्यूमन होता है वो यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल? तो जो ह्यूमन होता है वो यूकैरियोटिक सेल में आता है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन होता है उनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो सेल होता है वो डिवाइड करते रहता है, तभी तो बड़े होते हैं, तभी वो जनरेट करते हैं, तभी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है अभी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं जानता हूँ कि लोग बच्चे, हम जो है 11वीं, मैं भी 11वीं में था, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग में, हम लास्ट में ही पढ़ना चाहते हैं। और ये वीडियो मेरे को पता है कुछ लोग लास्ट में देखेंगे, पेपर के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेरी वीडियो आपने पूरी देखी। जय हिंद, जय भारत। रुक जा रे बंदया,
ये रात जरा सी है